गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड का थर्ड लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं। कल हम लोगों ने ये पढ़ा था कि अगर किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर किसी चार्ज को रख दिया जाए तो उस चार्ज पर किस तरह का फोर्स लगता है, उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, उसका डायरेक्शन क्या होगा, और उस पर कुछ बेसिक न्यूमेरिकल किए थे हमने। ठीक है, आज हम लोग उसके आगे नेक्स्ट टॉपिक लेने जा रहे हैं कि एक सिंगल चार्ज, मतलब शुरुआत हम इसी से करेंगे कि एक सिंगल आइसोलेटेड चार्ज है तो उसकी वजह से उसके सराउंडिंग में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन आइसोलेटेड चार्ज, एक आइसोलेटेड चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड। मान लिया हमारे पास एक आइसोलेटेड चार्ज है Q। ठीक है, कैपिटल Q एक आइसोलेटेड चार्ज है, पॉजिटिव है मान लिया, और पूछ रहा है कि इससे r डिस्टेंस पर एक पॉइंट है P। कितने डिस्टेंस पर? r डिस्टेंस पर एक पॉइंट है P। तो उस पॉइंट P पर इस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। क्लियर? क्वेश्चन यही है, आपसे पूछा यही है कि एक आइसोलेटेड चार्ज है Q, उससे r डिस्टेंस पर एक पॉइंट है P, तो इस पॉइंट P पर इस चार्ज Q की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। वी हैव टू कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन दिस पॉइंट P बिकॉज ऑफ दिस चार्ज Q। We all know very well that electric field E is equal to limit Q naught tends to 0 F upon Q naught, जहाँ F क्या होता है? F होता है हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, और Q नॉट क्या होता है? एक टेस्ट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। मैंने आपको इससे पहले वाले लेक्चर में बताया था कि अगर आपको किसी पॉइंट पर किसी चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है तो जिस पॉइंट पर कैलकुलेट करना है वहां पर आप क्या रखेंगे? एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रखेंगे। पॉजिटिव टेस्ट चार्ज जितना स्मॉल से स्मॉल अमाउंट ले सकते हैं लेंगे। तो हमने यहाँ पर एक Q नॉट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रखा। क्लियर? और अब इन दोनों चार्ज के बीच में लगने वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या करेंगे? कैलकुलेट करेंगे। इन दोनों चार्ज के बीच में लगने वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा F इज इक्वल टू के, हम सिर्फ मैग्नीट्यूड ले रहे हैं, के क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ के की वजह से क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर, ये इन दोनों के बीच में लगने वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा। अब देखिए यहाँ पर हम लिख सकते हैं E इज इक्वल टू F अपॉन क्यू नॉट। वी कैन राइट दैट, मैंने आपको पहले बताया था E इज इक्वल टू F अपॉन क्यू नॉट, जहाँ E क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड, F क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन द चार्ज, जिसकी वजह से आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, और टेस्ट चार्ज, इसकी वजह से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आया के क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर, और क्यू नॉट क्या है? वो टेस्ट चार्ज। उठा के रखिए, F की वैल्यू क्या आएगी? के क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर क्यू नॉट, यही होगा। E इज इक्वल टू क्यू नॉट से क्यू नॉट कैंसिल आउट, तो यहां पर E इज इक्वल टू आया के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। यही है E इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। यही है इलेक्ट्रिक फील्ड बिकॉज ऑफ एन आइसोलेटेड चार्ज। मतलब अगर एक आइसोलेटेड चार्ज Q है तो उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगा के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, जहाँ के इज इक्वल टू है 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पर E इज इक्वल टू हो जाएगा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन आर स्क्वायर। इसका मतलब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड आप देखिए, ये पूरा का पूरा टर्म क्या हो गया? कांस्टेंट। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड किन दो चीजों पर डिपेंड करेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इज आल्सो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस ऑन व्हिच यू हैव टू कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड। ये चीज समझ में आई? प्लीज नोट इट डाउन। नोट डाउन कर लिया सबने? चलिए, समझ में आया कि एक आइसोलेटेड चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। अच्छा,
अब हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन की। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड निकल गया E इक्वल टू 1/4πε0 Q अपॉन R स्क्वायर। अब इसका डायरेक्शन क्या होगा? मैंने आपको बताया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किसी भी चार्ज की वजह से अगर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है तो उसका डायरेक्शन क्या होगा? उसका डायरेक्शन होगा उस चार्ज की वजह से उस पर्टिकुलर पॉइंट जहां पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना है, उस पॉइंट पर अगर आप कोई टेस्ट चार्ज रखते हैं तो उस चार्ज की वजह से उस टेस्ट चार्ज पर लगने वाले इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की डायरेक्शन में होगा। ठीक, अब देखिए ये प्लस चार्ज है, जो टेस्ट चार्ज होता है वो हमारा क्या होता है? पॉजिटिव होता है। तो ये दोनों कैसे चार्ज हो गए? सेम चार्ज हो गए। सेम चार्ज हो गए मतलब अब ये चार्ज इसको क्या करेगा? रिपेल करेगा, यानी इस पर जो फोर्स लगेगा वो इसकी डायरेक्शन होगी। मैंने आपको बताया था किसी भी चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो टेस्ट चार्ज पे लगने वाले इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की डायरेक्शन के बराबर होगी। तो यहाँ पर देखिए डायरेक्शन क्या? आउटवर्ड। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की भी डायरेक्शन क्या होगी? आउटवर्ड। और कैसे? अलोंग द लाइन जॉइनिंग द टू चार्जेस। क्लियर? नोट इट डाउन। चलिए अब आगे चलते हैं। अब आप देखिए E इज इक्वल टू 1/4πε0 Q अपॉन R स्क्वायर। जहां पर क्या है? Q क्या है? मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। R क्या है? डिस्टेंस, जितने डिस्टेंस पर आपको कैलकुलेट करना है। और 1/4πε0 क्या है? K की वैल्यू K क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट। यहां पर एप्सिलॉन नॉट क्या है? एप्सिलॉन नॉट है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। अब जरा ध्यान से समझिए इसको। जब हम लोग कूलम्स लॉ पढ़ रहे थे तो हम लोगों ने ये देखा था कि किसी भी दो चार्ज के बीच में लगने वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, किसी भी दो चार्ज के बीच में लगने वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स उन दोनों चार्ज के बीच के मीडियम पर डिपेंड करता है। और ये जो एप्सिलॉन नॉट होता है ये उसी मीडियम की परमिटिविटी बताता है। यहाँ पर अगर चार्ज और दोनों चार्ज के बीच का में अगर एयर या वैक्यूम है तो हम क्या लेते हैं? एप्सिलॉन नॉट। उसके अलावा अगर कोई मीडियम होता है तो हम क्या लेते हैं? K टाइम्स एप्सिलॉन। K टाइम्स एप्सिलॉन। तो यहाँ पर भी सेम होगा कि अगर मान लीजिए सपोज दैट एक चार्ज है, इस चार्ज Q की वजह से R डिस्टेंस पर एक पॉइंट है P। इस पॉइंट पर आपको इस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है। ध्यान से सुनिए इस पॉइंट पर इस चार्ज की वजह से आपको इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है। तो अगर इन दोनों के बीच का मीडियम एयर या वैक्यूम है, अगर इन दोनों इस चार्ज और इस पॉइंट के बीच का मीडियम एयर या वैक्यूम है तब तो यहाँ पर हम सिंपल एप्सिलॉन नॉट लिख सकते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए इनके बीच का मीडियम चेंज हो गया, एयर या वैक्यूम के अलावा कुछ एक्स मीडियम हो गया मान लीजिए, तो एक्स मीडियम का जो परमिटिविटी होगा वो क्या होगा? एप्सिलॉन नॉट तो होगा नहीं, एक्स मीडियम की परमिटिविटी कुछ और होगी। तो उस केस में क्या होगा? उस केस में हो जाएगा E इज इक्वल टू 1/4π। एप्सिलॉन की जगह क्या आएगा? एप्सिलॉन की जगह आएगा K टाइम्स, एप्सिलॉन नॉट की जगह आएगा K टाइम्स एप्सिलॉन Q अपॉन R स्क्वायर। जहां पर K इक्वल टू क्या होगा? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द मीडियम। जहां के क्या होगा? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द मीडियम। ठीक है, तो ये E निकला फॉर मीडियम और ये E आया फॉर एयर या वैक्यूम। नोट इट डाउन प्लीज। चलिए, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ, अब मैंने आपको जब आपको मैं कूलम्स लॉ बता रहा था तब मैंने आपको बताया था कि K की मिनिमम वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है और मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है? इनफाइनाइट होती है। मतलब फॉर एयर K की वैल्यू कितनी होगी? 1। तो इस केस में एप्सिलॉन इक्वल टू क्या हो जाएगा? एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। और अगर कोई और मीडियम है, किसी मीडियम के लिए जो मैक्सिमम है उसके लिए वैल्यू क्या होगी? इनफाइनाइट। मतलब
किसी भी दो चार्ज के बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है, मैंने आपको बताया था वो मैक्सिमम किस केस में होता है, एयर के केस में होता है, और बाकी अदर मीडियम के लिए वो क्या होता है, एयर से उसके कंपैरिजन में क्या होता है, मिनिमम होता है। सेम चीज इलेक्ट्रिक फील्ड पर भी आएगी कि अगर किसी चार्ज की वजह से किसी पॉइंट पर, ध्यान से सुनिएगा ये पॉइंट, अगर किसी चार्ज की वजह से किसी पॉइंट पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है, तो अगर इन दोनों, इस पॉइंट और उस चार्ज के बीच का मीडियम एयर है, तो वहां पर क्या आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम आएगी इन कंपैरिजन टू एनी अदर मीडियम। यानी कि अगर किसी भी चार्ज और उस पॉइंट जहां पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना है उसके बीच का मीडियम चेंज किया जाए, तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड कब आएगा, तब जब R और Q को कांस्टेंट रखा गया, तो उस केस में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा तब जब इन दोनों के बीच का मीडियम क्या है, एयर है। एयर के अलावा कोई और मीडियम होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या हो जाएगी, घट जाएगी, द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। और जहां तक मुझे समझ में आ रहा है कि मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर कर दिया है कि इलेक्ट्रिक फील्ड उस पॉइंट पर ऑलवेज और ऑलवेज उस डायरेक्शन में होगी जिस डायरेक्शन में उस पर रखने वाला, उस पर पड़ा रहने वाला, उस पर स्थित होने वाला टेस्ट चार्ज एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। क्लियर? अगर ये नेगेटिव चार्ज होता है, यहाँ टेस्ट चार्ज पॉजिटिव होता, तो टेस्ट चार्ज कैसा फोर्स एक्सपीरियंस करता, अट्रैक्टिव फोर्स। टेस्ट चार्ज इसकी तरफ अट्रैक्ट होता तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती, इस साइड। क्लियर? समझ में आ गया? अभी तक तो हम एक आइसोलेटेड चार्ज, मतलब एक सिंगल चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर रहे थे। अब हम लोग करेंगे ड्यू टू अ सिस्टम ऑफ चार्ज। ठीक है, एक सिस्टम ऑफ चार्ज की वजह से हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे। अब देखिए, मैं हेडिंग डाल देता हूं। देखिए, जैसे कि आपको कूलम्स लॉ में मैंने बताया था कि एक अगर सिस्टम ऑफ चार्ज होगा तो वहां पर जो कि सारे के सारे फोर्स जो है वो वेक्टर है, और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी एक वेक्टर फोर्स है। तो वेक्टर फोर्स होने की वजह से ये प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन को क्या करेगा, फॉलो करेगा। सेम चीज इलेक्ट्रिक फील्ड पर भी अप्लाई होती है कि अगर एक से ज्यादा चार्ज की वजह से किसी पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो वहां पर प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन फॉलो होगा। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या होता है, मैंने आपको पहले लिखवाया था कि प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन कहता है कि किसी भी पॉइंट पर अगर कोई वेक्टर एक्ट कर रहा है, अगर एक से ज्यादा वेक्टर एक्ट कर रहे हैं तो उनका नेट जो होता है उन सारे वेक्टर्स का सम के बराबर होता है। सपोज दैट अगर किसी पॉइंट पर एक से ज्यादा फोर्स एक्ट कर रहे हैं, ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ये कह रहा है कि अगर मान लीजिए एक चार्ज रखा है, उसके चारों तरफ 3-4 चार्ज रखी है। सपोज दैट एक चार्ज है, यहाँ एक चार्ज, यहाँ एक चार्ज, यहाँ एक चार्ज, यहाँ एक चार्ज। अब इन चारों चार्ज की वजह से 1 2 3 4, ये Q1, ये Q2, ये Q3 और ये Q4, इन चारों चार्ज की वजह से इस पर फोर्स लगेगा। इसकी वजह से मान लीजिए सारे के सारे पॉजिटिव और ये चार्ज भी क्या है, Q भी पॉजिटिव है, तो ये इसको रिपेल करेगा इस डायरेक्शन में, ये F1 हो जाएगा। ये इसको रिपेल करेगा इस डायरेक्शन में, ये F2 हो जाएगा। ये इसको रिपेल करेगा इस डायरेक्शन में, ये F3 हो जाएगा। ये इसको रिपेल करेगा इस डायरेक्शन में, ये F4 हो जाएगा। अब इस चार्ज पर जो नेट फोर्स होगा ये इन चारों चार्ज के, इन चारों फोर्स के वेक्टर सम के बराबर होगा। यही कहता है आपसे प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। या अगर इसको दूसरे लैंग्वेज में समझना चाहे कि अगर कोई रेगुलर पॉलीगन है, क्या है, अगर कोई रेगुलर पॉलीगन है, रेगुलर पॉलीगन मतलब पॉलीगन जिसमें साइड 2 या 2 से ज्यादा हो, पॉलीगन कहलाएगा। 3 से ज्यादा हो, पॉलीगन कहलाएगा। और रेगुलर का मतलब हर साइड का लेंथ क्या हो, इक्वल हो, सेम लेंथ हो। अगर कोई रेगुलर पॉलीगन है, हेक्सागन, हेप्टागन, पेंटागन, ऑक्टागन, नॉनागन, डेकागन, कोई भी आपने एन साइड का रेगुलर पॉलीगन ले लिया, ठीक है, एन की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। तो अगर कोई रेगुलर पॉलीगन है और उसके हर वर्टेक्स पर इक्वल अमाउंट मैग्नीट्यूड का चार्ज रखा है, ठीक है, अगर उसके हर वर्टेक्स पर इक्वल मैग्नीट्यूड का चार्ज रखा है तो उसके सेंटर पर जो चार्ज होगा, वहां उसके सेंटर पर जो चार्ज होगा वो जो नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा वो होगा 0।
The net electrostatic force experienced by a charge situated at the center of a regular polygon, while on the vertex of polygon there are charges of equal magnitude, will always be जीरो। यही क्या कहता है, यही कहता है आपसे प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। और वो जीरो क्यों होगा, वो जीरो इसलिए होगा क्योंकि सारे वेक्टर का नेट सम कितना आएगा, जीरो आएगा। ये मैंने आपसे हेक्सागन वाले क्वेश्चन बना के आपको करा के दिखाया था। आज उसी तरीके से मैं आपको इलेक्ट्रिक फील्ड बताऊंगा बिकॉज ऑफ मल्टीपल चार्ज सिस्टम। तो जैसे 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 ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की बात करता है, ठीक उसी तरीके से हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करेंगे कि अगर किसी पॉइंट पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है ड्यू टू वन और ड्यू टू मोर देन टू चार्जेस, तो उस पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उन सारे चार्जेस की वजह से प्रोड्यूस होने वाले इंडिविजुअल इलेक्ट्रिक फील्ड के वेक्टर सम के बराबर होगा। मैं फिर से रिपीट करता हूं कि अगर कहीं पर किसी भी जगह दो या दो से ज्यादा चार्जेस हैं जिनकी वजह से किसी एक पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है, तो उस पॉइंट पर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो उन सारे चार्जेस की वजह से प्रोड्यूस होने वाले इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर सम होगा। समझिए जरा। सपोज दैट ये एक पॉइंट है पी हमारा फेवरेट पॉइंट है, हाँ जब पी पॉइंट लेते हैं, पी पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। वी हैव टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी बिकॉज ऑफ द वेरियस चार्जेस Q1, Q2, Q3 और ये सारी डिस्टेंस हर केस में क्या है, R है। ये डिस्टेंस नहीं चेंज हो रही, ठीक है। अब देखिए इसकी वजह से हमें यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो यहाँ पर हम एक टेस्ट पॉजिटिव वो रखेंगे, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रखेंगे, उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी इधर। ये सबको समझ में आ रहा है इवन। यहाँ रखेंगे इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी इधर E2। यहाँ रखेंगे इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी E3। अब यहाँ पर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा E net विल बी इक्वल टू E1 प्लस E2 प्लस E3. This is the statement of principle of superposition in electric field. समझ में आया? चलिए मैं आप उसको नोट कर ली, फिर मैं इसको एक और दूसरे पॉलीगन के तरीके से मैं आपको इसको सॉल्व करके बताता हूँ। नोट इट डाउन। अच्छा एक सेकंड जरा रुक जाइए। आपको पता है ना वेक्टर सम कैसे करते हैं, एक के टेल को उठा के दूसरे के हेड पर रखेंगे, उसी तरह से हम वेक्टर सम करेंगे। इसीलिए मैंने वेक्टर दिया, मैग्नीट्यूड नहीं लिया, तो वेक्टर सम के बराबर होगा मैग्नीट्यूड का सम नहीं, क्योंकि डायरेक्शन भी आ रहा है इसमें। आई होप आपको आपने 11th में वेक्टर सम करना पड़ा होगा। नोट डाउन हो गया? चलिए आते हैं केस नंबर 1 पर। बढ़िया नहीं बना, फिर से बनाते हैं। हाँ ये बढ़िया। ये एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है। क्या है? इक्विलैटरल ट्रायंगल। इसकी हर साइड कितनी है? L, और इसके दोनों वर्टेक्स पर क्या रखे हैं? चार्ज। कितने चार्ज? प्लस क्यू। और इसका नाम है A, इसका नाम है B, इसका नाम है C। आपसे पूछ रहा है C पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी। ठीक है, पहला क्वेश्चन कि दो वर्टेक्स है, तीन वर्टेक्स है जिसमें A और B पर चार्ज रखे, सारी डिस्टेंस क्या है? L है, इक्विलैटरल ट्रायंगल, एंगल क्या है? 60 डिग्री है। तो आपसे पूछ रहा है C पॉइंट पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। चलिए देखते हैं। सबसे पहले A की वजह से यहाँ जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इस डायरेक्शन में होगा, E ड्यू टू A, और यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इस डायरेक्शन में होगा, E ड्यू टू B। और ये एंगल अगर 60 डिग्री है तो ये एंगल भी कितना होगा? 60 डिग्री। अब देखिए EA और EB दोनों वेक्टर हैं, इनके बीच का एंगल क्या है? 60 डिग्री। तो यहाँ पर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो आएगा E नेट इज इक्वल टू EA स्क्वायर प्लस EB स्क्वायर प्लस 2 EA EB cos थीटा। क्लियर? पावर कट हो गया है, इस वजह से रुकना पड़ा। अभी पावर आया नहीं, पावर आने में टाइम लगेगा। आई होप आप लोगों को बोर्ड क्लियर दिख रहा होगा रिकॉर्डिंग में। ठीक है,
तो अब चलिए ये यही तो फॉर्मूला होगा निकालने का रिजल्टेंट। अब चलिए ई ए और ई बी की वैल्यू निकालते हैं। तो ई ए इज इक्वल टू क्या होगा, के क्यू अपॉन एल स्क्वायर, और ई बी भी क्या होगा, के क्यू अपॉन एल स्क्वायर। ये दोनों बराबर होंगे तो हम लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं ई ए इज इक्वल टू ई बी इज इक्वल टू ई, उठा के रखिए इस फॉर्मूले में, ई स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर प्लस 2 ई स्क्वायर कॉस थीटा, थीटा कितना है 60 डिग्री, यानी कॉस 60। कॉस 60 की वैल्यू, कॉस 60 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2 या √3/2। देखिए आप लोगों को कई बार कंफ्यूजन होती होगी, इसलिए मैं आपको एक सिंपल तरीका बता देता हूं। देखिए साइन का जो ग्राफ होता है वो 0 से +1 तक जाएगा, फिर 0, फिर -1, और कॉस का ग्राफ जो होता है +1 से चलना शुरू होगा, फिर 0, फिर -1, इस तरीके से जाता है। ठीक है, तो देखिए cos 0 की वैल्यू कितनी होती है, cos 0 की वैल्यू होती है 1। 0 के बाद हम आएंगे 30, तो ये 30 से थोड़ा सा नीचे आया तो यहाँ पर वैल्यू होगी √3/2। 60 पर वैल्यू होगी 1/2। 45 30 के बाद क्या आएगा 45 पर वैल्यू होगी 1/√2, 30 पर वैल्यू होगी 1/2। तो cos की कितनी वैल्यू होती है 1/2। cos 60 रखेंगे, cos 60 कितना आएगा 1/2, तो 1/2 यहाँ पर होगा, 2 से 2 क्या हो जाएगा कैंसिल आउट, तो क्या हो जाएगा 3e स्क्वायर, तो क्या आएगा e√3। ई नेट की वैल्यू क्या कितनी आ जाएगी e√3, और ई क्या होगा आपका e इज इक्वल टू के क्यू स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर। अच्छा हाँ देखिए साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है 0, साइन 30 की वैल्यू कितनी होगी 1/2, साइन 45 की 1/√2, साइन 60 की √3/2। ठीक, चलिए इस तरह से ग्राफ बना के आप याद रखेंगे तो आपको याद रहेगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। नोट इट डाउन, जल्दी से नोट करिए। आई होप नोट कर लिया होगा आप लोगों ने। चलिए आगे चलते हैं। अब हम लोगों ने नेक्स्ट क्या काम किया है कि इसमें एक ट्रायंगल और ऐड कर दिया। यहां पर भी हमने क्या चार्ज रख दिया Q, और ये रख दिया D। अब पूछ रहा है इस केस में बताइए C पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अब आप जरा ध्यान से देखिए, A की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर, B की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर, और D की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर। ठीक, अब इन तीनों का क्या निकलेगा नेट। अब देखिए नेट निकालने का क्या तरीका है, ये तो x एक्सिस के डायरेक्शन में है, ये एंगल कितना है 60 डिग्री, तो इधर हो जाएगा EA cos 60, और इधर हो जाएगा EA sin 60। ये मैं थोड़ा सा स्पीड में आप लोग को, लाइट आ गई थैंक गॉड, पावर आ गया। मैं आप लोगों को थोड़ा सा स्पीड में इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि सेम चीज मैंने आपको क्या नाम है कूलम्स लॉ में आप लोगों को करके दिखाई है, प्रिंसिपल सुपरपोजिशन, ये सारी चीजें वो डिटेल में बताई है, इसलिए मैं इसको थोड़ा सा स्पीड में बता रहा हूँ। और देखिए ये वेक्टर को इसके 2 कंपोनेंट में तोड़ रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। इसको तोड़ेंगे तो ये क्या आएगा ED cos 60, ये हो जाएगा ED sin 60। अब देखिए यहाँ पर EA, EB और ED तीनों का मैग्नीट्यूड बराबर होगा क्योंकि चार्ज और डिस्टेंस सब सेम है, तो ये और ये क्या हो जाएगा कैंसिल आउट। EA cos 60, ED cos 60 और EB तीनों सेम डायरेक्शन में, जो तीनों क्या हो जाएंगे ऐड हो जाएंगे। तो यहाँ पर जो नेट आएगा E नेट इक्वल टू EA cos 60 प्लस ED cos 60 प्लस EB, ये आएगा। इन तीनों को जोड़ लीजिए आपको नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगा। समझ में आया? अरे यार EA इक्वल टू क्या है EA, EB और ED, ये सही है। तीनों क्या है KQ अपॉन L स्क्वायर है। तीनों को आप यहाँ पर उठा के वैल्यू रखिए, cos 60 की वैल्यू 1/2 उठा करके सॉल्व करिए, आ जाएगा। क्लियर?
ये सी है। अब हमने क्या किया, इसमें एक ट्रायंगल और बढ़ा दिया, ये हो गया ई, यहाँ पर भी चार्ज कितना आ गया क्यू। अब पूछ रहा है कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन सी, सारी लेंथ कितनी है एल है, ये ध्यान रखिएगा। अब देखिए ए की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में ई है, बी की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में ई बी, सी की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड, सी पे निकालें सॉरी, डी की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में ई डी, और ई की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में ई बी। ठीक है, अब आप जरा ध्यान से देखिए कि ईडी और ईई एक दूसरे के अपोजिट हैं, और हम जान रहे हैं चार्ज और क्या नाम है डिस्टेंस हर जगह सेम है, तो इन दोनों का ईए और ईडी का मैग्नीट्यूड सेम होगा। वी कैन से दैट मैग्नीट्यूड ऑफ ईडी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ईई, और दोनों एक दूसरे से क्या है, अपोजिट है, 180 डिग्री का एंगल बना रहे हैं, तो ये दोनों वेक्टर क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट। बचेगा क्या, ईए और ईबी, इन दोनों के बीच का एंगल कितना हो जाएगा 60, तो यहाँ पर फिर से आएगा E√3, कितना आएगा E√3। अभी आप लोगों को 60 डिग्री वाला करके दिखाया ना, ये सब याद कर लीजिए कि दो वेक्टर अगर इक्वल मैग्नीट्यूड के हैं और उनके बीच का एंगल 60 डिग्री है तो उनका रिजल्टेंट कितना आएगा, 90 है तो कितना आएगा, 120 है तो कितना आएगा, 30 है तो कितना आएगा, ये याद कर लीजिए। अगर दो वेक्टर इक्वल मैग्नीट्यूड के हैं, उनके बीच का एंगल 60 डिग्री है, तो उनका जो रिजल्टेंट आएगा वो ऑलवेज A√3 आएगा, मतलब अगर दोनों का मैग्नीट्यूड A है तो। ठीक है, आई होप नोट डाउन हो गया होगा। चलिए अब इसमें एक हमने ट्रायंगल और बढ़ा दिया, इसका नाम दे दिया F, यहाँ पर भी चार्ज Q, सारी लेंथ L। अब आपसे पूछ रहा है कि अब बताइए यहाँ पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, अगला केस, कई केस हो गए। चलिए तो अब देखिए B की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर होगी, ये सबको क्लियर हो रहा है, EB। A की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर होगी, EA। D की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर होगी, है पहले से बना हुआ है, CD। E की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर होगी, और F की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर होगी। ठीक, अब जरा ध्यान से देखिए, F A को कैंसिल आउट करेगा, D E को कैंसिल आउट करेगा, तो यहां पर इस केस में कितना बचा, EB, ओनली EB। क्लियर, समझ में आया? यानी भाई इसने इसको कैंसिल आउट किया, इसने, क्योंकि ये दोनों इक्वल है मैग्नीट्यूड में क्या है, इक्वल है। ठीक, तो ये मैग्नीट्यूड में इक्वल है और एक दूसरे से 180 डिग्री का एंगल बना रहे हैं, तो वेक्टर है, तो ये क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो नेट क्या बचेगा, EB, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा सिर्फ EB। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। एक ट्रायंगल और बना रहा, ये हो गया G। ठीक है, अब देखिए हमने इसमें 1 2 3 4 5 6 वर्टेक्स हो गए, हर जगह हमने चार्ज क्या रख दिया, Q, और सारे लाइन की लेंथ कितनी है, L, क्योंकि सारे के सारे इक्विलैटरल ट्रायंगल से मिलकर बना है, सारे की लेंथ कितनी है, L। ये एक रेगुलर पॉलीगन है, दिख रहा है आपको, इट इज अ रेगुलर पॉलीगन, और रेगुलर पॉलीगन के हर वर्टेक्स पर इक्वल चार्ज रखा है, नेचर और मैग्नीट्यूड दोनों में। अब देख रहे हैं इसके सेंटर पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है। देखिए ए की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में EA, बी की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में EB, डी की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में ED, F की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में EF, और E की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में EE, और G की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में EG। अब देखिए चूंकि सारी लेंथ L है, क्योंकि ये इक्विलैटरल ट्रायंगल से मिलकर बना, तो ये लेंथ, ये लेंथ, ये लेंथ, ये लेंथ, ये लेंथ, ये लेंथ, सारी की सारी L है, और सारे चार्ज का मैग्नीट्यूड भी सेम है, तो वी कैन इजीली राइट दैट EA, मैग्नीट्यूड ऑफ EA इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ
EB equal to magnitude of ED equal to magnitude of EE equal to magnitude of EF equal to मैग्नीट्यूड ऑफ EG। सबका मैग्नीट्यूड क्या होगा? सेम होगा। सबका मैग्नीट्यूड सेम होगा और सबका डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट है, तो ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे? कैंसिल आउट हो जाएंगे। जब सारे के सारे कैंसिल आउट हो जाएंगे तो सी पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा? 0। कितना हो जाएगा? 0। अब देखिए प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या कहता था? प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन कहता है कि किसी भी चार्ज पर, किसी भी पॉइंट पर अगर कई सारे चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड उन सारे चार्जेस की वजह से लगने वाले इलेक्ट्रिक फील्ड के वेक्टर सम के बराबर होगा। तो यहाँ पर जितने सारे इलेक्ट्रिक फील्ड है उनकी वजह से यहाँ पर जो नेट आ रहा है उनका वेक्टर सम कितना आ रहा है? 0। नहीं समझ में आया? फिर से समझिए। Principle of superposition states that the electric field at any point due to more than two charges is always equal to the vector sum of the electric field due to each charge। ठीक है? या फिर इसको दूसरी भाषा में कहें कि अगर किसी पॉलीगन के सेंटर पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड उस पॉलीगन के वर्टेक्स पर रहने वाले, उस पॉलीगन के वर्टेक्स पर अगर इक्वल चार्ज है तो वहां पर उसके सेंटर पर लगने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज क्या होगा? 0 होगा। और वही चीज यहाँ पर प्रूफ हो गया है। आई थिंक आपको प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया हो तो एक बार फिर से सुन लीजिए। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन principle of superposition simply states that the electric field at a point due to more than two charges is always equal to the vector sum of the electric field due to each charge। ठीक है? या दूसरी भाषा में कहें कि if we take a regular polygon and place equal magnitude and nature of charge on each vertex of that polygon, then the electric field at the center of the polygon will always be 0। वो 0 क्यों हो रही है? क्योंकि सारे इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर सम कितना आ रहा है? 0 आ रहा है। क्लियर? आज यहीं तक। कल हम लोग थोड़ा सा इसमें सीरियस डिस्कशन की तरफ चलेंगे। कल हम लोग कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे कि कितने तरह का होता है, और फिर ये देखेंगे कि कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेट वायर की वजह से, सर्किल की वजह से किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे कैलकुलेट करते हैं। तब तक के लिए इतना ही। अगर आपको कोई पॉइंट नहीं समझ में आया तो प्लीज मुझे व्हाट्सएप करके या फिर मेरे कमेंट में आप मुझे बता सकते हैं। थैंक यू सो मच।